हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 मैथ जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसमें हम लोग मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो हर साल आने वाले प्रश्न है, ठीक है, जो हर साल बोर्ड परीक्षा में आते ही हैं और 2023 बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले मैंने आप लोगों को जो √5 है ना वो सिद्ध करा चुका हूं कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने सिद्ध करा दिया और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बहुत सरल तरीके से बताऊंगा। और अभी हमारे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे बुक के, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और आप लोग पूरा समझ कर जाना, जितना क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं मैथ के, ये सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपको अपरिमेय सिद्ध करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी बच्चों को पता होगा, सबसे पहले हमें इसके विपरीत मान लेना है। माना जो हमारा √2 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। ध्यान से समझना जैसा मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। एक परिमेय संख्या है। अगर आपका √2 एक परिमेय संख्या है बच्चों, तो परिमेय संख्या को क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या को हम लोग a/v या p/q के रूप में लिख सकते हैं ना। मैं a/v के रूप में लिख देता हूं, ठीक है। मैंने a/v के रूप में लिख दिया। और यहां जो आपका a और v है ये क्या है, जहां हमारा a और v क्या है, सह अभाज्य संख्या है। क्या है बच्चों, ठीक है। तो हमारा a और v क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। सह अभाज्य जो हमारा a है और v है ये एक सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ v का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी आपका परिमेय संख्या होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जो हमारा दोनों पक्ष है तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। जितना मैं आपको स्टेप बता रहा हूं इसी स्टेप को आप सारे में लगा सकते हो, ठीक है। अगर √2 आए या √5 आए या √7 आए, सारे में आप यही स्टेप लगा सकते हो जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो वर्ग करने पर जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो फिर क्या होगा, √2 का आप वर्ग कर लोगे, ठीक है। √2 का आप वर्ग कर लो एंड बराबर हमारा a/v का भी वर्ग आप कर लो, ठीक है। a/v का भी आप वर्ग कर लो। जब इसका वर्ग करोगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 और ये हमारा हो जाएगा a²/v², ठीक है। a/v², ठीक है। और यहां हम a² बराबर क्या लिख सकते हैं, a² बराबर ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2v² लिख सकते हैं ना, 2v²। अब आप लोगों को देखो ध्यान से, यहां आप लोगों को क्या समझना है, अगर मैं b² देखूं तो ये लिख सकता हूं a²/2 लिख सकता हूं ना। अब आपको यहां दो चीजें लिखनी है। फर्स्ट नंबर कि आप लोगों का यहां ध्यान से समझना, मैं आपको यहां आप लोगों को स्टेप नंबर फर्स्ट, ये आप लोगों का परिमेय के अकॉर्डिंग है कि हमारा अगर 2 है a² को विभाजित करता है, अगर ये जो 2 है ये a² को विभाजित करता है, मतलब आपको लिखना है अगर 2 जो है a² को क्या करता है, विभाजित करता है, ठीक है। अगर 2 a² को विभाजित करता है, ध्यान से समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 2 a² को विभाजित करता है तो फिर क्या होगा, तो आप लोगों का 2a को भी विभाजित करेगा, 2a को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा, 2a को भी विभाजित करेगा। ध्यान से समझना, अगर 2 जो है a² को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा। ये तो आसान सा बात है ना। अगर मान लो हमारा 2 है और यहाँ 4 को विभाजित करता है, तो अगर आप 4 का वर्ग कर लोगे तो 16 हो जाएगा, तो भी तो ये 2 विभाजित करेगा ना 16 को, तो वही बात बता रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों को लिख देना है। इतना लिखने के बाद अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट, अब ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझना। अब हम लोग जो a बराबर है 2m मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 2m। a को हम लोग 2m मान लेंगे क्योंकि हमारा √2 है सिद्ध करने के लिए। अगर ये √5 होता तो हम इसे 5m मानते। इतना ध्यान रखना, ठीक है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग 2m लिख सकते हैं, ठीक है। a बराबर 2m लिख सकते हैं और m क्या है, m यहां हमारा जो है स्टूडेंट, जहां m कोई पूर्णांक है, क्या है, जहां m जो है कोई पूर्णांक है। ध्यान से समझना एक एक स्टेप को, ठीक है, पूर्णांक है।
अब m हमारा कोई पूर्णांक है। अब हम लोग क्या करेंगे, a का मान आप लोग यहां रख दो, जो आप लोगों का ये वैल्यू है, ठीक है, यहां आप लोग रख सकते हो या फिर यहां रख सकते हो। हम लोग डायरेक्ट यहां रखेंगे, ठीक है, या फिर आप लोग यहां भी रख सकते हो। जैसे a का वैल्यू है यहां आपका है v स्क्वायर बराबर a की वैल्यू है 2m का स्क्वायर कर लो, ठीक है। इसको आप लोग समीकरण फर्स्ट नाम दे दो, मान लो हमने यहां रख दिया, ठीक है, वैल्यू, और बटे में हमारा 2 है। अब यहां हमारा क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर इसका 4m स्क्वायर हो जाएगा और बटे में 2, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम m स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये v स्क्वायर है, v स्क्वायर, और ये 2 जो है ये बटे में जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों का ऐसा लिख सकते हैं तो फिर आप लोगों को एक बार लिखना है, क्या लिखना है, जैसे हमने a के लिए लिखा था, ये देखो, ठीक है। अगर 2a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा, वैसे हमें v के लिए लिखना है, ठीक है, उसी टाइप से है ना। तो v के लिए क्या लिखोगे, जैसे आप लोगों ने उसका लिखा था उसी टाइप से एकदम सेम, जैसे 2 जो है v स्क्वायर को विभाजित करता है। ध्यान से समझना, एक एक स्टेप को मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम तक भूल ना पाओ, ठीक है। अगर ये करता है, विभाजित करता है, तो फिर क्या होगा, तो 2 जो है a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। ये आप लोगों को स्टेप इतना समझ में आ गया होगा, और इसको आप लोग समीकरण नंबर सेकंड मान लो, ठीक है। अब बच्चों मैंने माना था कि a और v क्या है, हमारा एक सह संख्या है, सह संख्या जिसका जो HCF जो उभयनिष्ठ गुणनखंड ओनली 1 होता है। लेकिन यहां तो हमें a और v का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 मिला है, तो अगर इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 मिला है तो ये हमारा एक सहभाज्य संख्या नहीं है, अर्थात ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है। तो लास्ट में आप लोगों को क्या लिखना है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को देखते हुए आपको लिखना है कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से हम कह सकते हैं कि a और v का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, ठीक है। परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है, और हम कह सकते हैं कि अतः √2 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको √5 सिद्ध करा चुका हूं, आप लोग देख लेना, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो छोड़कर मत आना, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा 100%, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है 4 मार्क्स का, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को जरूर तैयार करके जाना है, ठीक है। हम लोग हार्ड क्वेश्चन भी देखेंगे और इजी क्वेश्चन भी देखेंगे, ताकि आप लोगों की पूरी तैयारी हो जाए, ठीक है। ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का जो युग्म है 2x - 3y बराबर 8 एंड दूसरा समीकरण है 4x - 6y बराबर 9 संगत है या असंगत है, ठीक है। संगत है या असंगत आपको ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका दिया गया समीकरण है उसको इस तरीके से लिख लेना है। 2 यहां हल आप लोग देख लो, हल कैसे करना है ध्यान से समझना। हम लोग समीकरण को कुछ इस टाइप से लिखेंगे, जैसे हमारा 2x है -3y, ठीक है, और ये हमारा बराबर 8 है, तो इसको आप इस तरफ ले लो, -8 बराबर 0। अब आप लोगों को ये समीकरण फर्स्ट नाम देना है, ठीक है। और ये हमारा जो 4x है और -6y है, और ये हमारा जो इधर 9 है, इसको इधर ट्रांसफर कर लो अपने साइड में और 0 कर लो, बराबर के आपको दोनों को 0 कर लेना है। जब 0 कर लोगे तो आसान हो जाएगा। अब क्या करोगे, इसकी तुलना हम लोग करते हैं, ध्यान से समझना एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। इसकी तुलना हम लोग किससे करेंगे वो ध्यान से समझो, a1x, ठीक है, एंड प्लस v1y एंड प्लस c1 बराबर 0, ठीक है, ये हमारा है, ठीक है। इससे तुलना करेंगे, तथा जो दूसरा हमारा है दूसरे समीकरण के लिए वो हमारा क्या है, a2x, थोड़ा सा, ठीक है, a2x प्लस v2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है, इससे हम लोग तुलना करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, a1 हमारा इसमें क्या है बच्चों, a1 हमारा क्या है, a1 हमारा 2 है, ठीक है। a2 हमारा क्या है, a2 हमारा ये 4 है, और v1 क्या है बच्चों, v1 हमारा -3 है, ठीक है। और v2 क्या है, v2 हमारा -6 है, और c1 हमारा क्या है, c1 हमारा -8 है,
और C2 हमारा क्या है, C2 हमारा -9 है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। यहां से मैंने लिया है A1 B1, A1 आपका A2 V1 एंड C1 एंड A2 V2 C2। ठीक है, इस टाइप से आपको ले लेना है। फिर आप लोगों को क्या करना है, एक दूसरे को जैसे A1 अपान A2 कर लेना है, A1 अपान A2, तो ये हमारा 2 अपान में 4 हो जाएगा, ये कट के 1 अपान 2 हो जाएगा। ये हमें A1 अपान A2 मिला है 1 अपान 2। अब V1 अपान V2 देख लो, V1 अपान V2, अब V1 अपान V2 है -3/-6, ये कट के हो जाएगा 1 अपान 2, यानी कि A1 अपान A2 और V1 अपान V2 बराबर ही है। अब C1 अपान C2 देख लो, C1 अपान C2 बराबर है -8/-9, ये हमारा 8/9 ही मिलेगा। मतलब यहां हमें लास्ट में क्या निष्कर्ष निकला कि A1 बटे में A2 जो है वो बराबर है V1 बटे में V2 और इज नॉट इक्वल टू C1 बटे में C2। अब ये केस आप लोग चेक कर लो, हमारा क्या है, संगत है या असंगत है। अगर आप बुक में NCERT बुक में सीधा दिया हुआ है कि अगर ऐसा केस हो तो वो हमारा जो दिया गया समीकरण होगा, युग्म होगा। ये आपका समीकरण युग्म कैसा है बच्चों, समीकरण जो है, समीकरण युग्म जो आपका है असंगत है। कैसा है बच्चों, असंगत है। ठीक है, असंगत है क्योंकि आप लोगों का ऐसा समीकरण हो, अगर A1 अपान A2 V1 अपान V2 बराबर हो, C1 अपान C2 नहीं बराबर हो, तो वो हमारा असंगत होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग तैयार कर लेना। फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन है, पूछे जाने वाला प्रश्न, बोर्ड एग्जाम में कई बार आप लोगों का आया हुआ है, NCERT बुक का है। निम्नांकित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले आपको इसको रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना है, फिर आपको इसको हल करना है अच्छे से। ठीक है, तो आप लोगों का समीकरण है 5 अपान x माइनस 1 प्लस 1 अपान y माइनस 2 बराबर 2। ठीक है, और फिर दूसरा समीकरण है 6 अपान x माइनस 1 और -3 अपान y माइनस 2 बराबर 1। ठीक है, इसको आप लोगों को पहले रैखिक समीकरण में बदलना है, फिर आप लोगों को हल करना है। तो रैखिक समीकरण को में बदलने के लिए सबसे पहले आप लोग हल समझ लो। पहले आप लोग समीकरण को ऐसा लिख लो जैसा लिखा हुआ है, ऐसा आप लोग लिख भी सकते हो या फिर डायरेक्ट हल करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हल में आप माना, जब आप लोग मानोगे ना तभी ये हल होगा। माना जो हम मान लेंगे 1 अपान x माइनस 1, देखो दोनों में कॉमन है ना, 1 अपान x माइनस 1 और 1 अपान x माइनस 1। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको हम लोग मान लेते हैं a, तथा दोनों में और क्या कॉमन है, 1 अपान y माइनस 2, इसमें v है, इसमें v है हर में। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं v। ये हम लोगों को मानना पड़ेगा। जैसा ही आप लोग मानोगे, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 5 है तो 5 को आप बाहर कर सकते हो और इसको लिख सकते हो 1 अपान x माइनस 1 लिख सकते हो। ठीक है, लिख सकते हो ना, प्लस हम लोग यहां तो वैसे भी वही चीज लिखा हुआ है, अभी मैं मान रखूंगा, फिर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फिर यहां भी मैं 6 को कॉमन ले सकता हूं और यहां लिख सकता हूं क्या, इसको आप लोग समीकरण फर्स्ट नाम दे दो अभी से। ठीक है, क्योंकि अभी आपको काम आएगा आगे। फिर यहां आपका 1 अपान x माइनस 1 लिख सकते हैं और प्लस में यहां माइनस है, इसको आप माइनस कर लेना क्योंकि यहां माइनस है, 3 आप और 1 अपान y माइनस 2। ठीक है, बराबर 1। इसको आप समीकरण नंबर सेकंड नाम दे दो, ध्यान से समझो। ठीक है, अब जहां जहां 1 अपान x1 है वहां a रख दो, यहां आप लोग क्या करोगे, यहां आप लोग 5a हो जाएगा। ठीक है, 5a और प्लस आप लोगों का ये v अकेला ही रहेगा, बराबर 2। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको आप लोग समीकरण नंबर क्या नाम दे दो, 3। और ये हमारा 6a और -3v और बराबर में 1 है, इसको आप समीकरण नंबर 4 नाम दे दो। क्या दोगे, समीकरण नंबर 4 नाम दे दो। इतना आपको समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण जो हमारा 3 है, ये समीकरण 3 में हम इन दोनों को बराबर करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, समीकरण 3 में कितने से, 3 से गुणा करके जोड़ने पर, गुणा करके जोड़ने पर, क्योंकि हमारा चिन्ह विपरीत है इसलिए जुड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों जब आप लोग इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 15a
एंड इसमें 3v हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 6a, जैसा है वैसे ही लिख लो 3v और इक्वल टू 1। अब आप लोग क्या करोगे बच्चों, आप लोगों को जोड़ने पर है तो जोड़ने पर आप लोग इसको कट कर दो, और ये हमारा हो जाएगा 21a और बराबर में हमारा 7 हो जाएगा, और यहाँ से a की वैल्यू जो आएगी वो 7/21 हो जाएगा और बराबर 1/3 हो जाएगा। a की वैल्यू क्या मिली बच्चों, 1/3। a की वैल्यू हमें मिल गई। अब v की वैल्यू ज्ञात करने के लिए a का मान समीकरण 3 में रख दो। a का मान कहीं भी रख सकते हो, आ जाएगा v का मान, ठीक है। a का मान समीकरण 3 में रखने पर अब देखो समीकरण 3 हमारा क्या है, समीकरण 3 यहां समझ लो बच्चों हमारा है ये 5a प्लस v और बराबर 2, 5a प्लस v और बराबर में 2, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को वैल्यू रखना है। a की वैल्यू हमारा कितना है, ठीक है। a का मान हमें मिला है 5 इंटू 1/3 है प्लस v बराबर 2, और v बराबर हम लोग क्या करेंगे, बराबर 2 माइनस ये 5/3 है, 5/3, ठीक है। तो अगर आप लोग 3 का 2 से मल्टीप्लाई हो 6 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 1 और बटे में 3। बच्चों v की वैल्यू भी हमारी 1/3 ही आया, मतलब a की वैल्यू भी 1/3 और v की वैल्यू भी 1/3। अब a और v की वैल्यू अगर आपने निकाल लिया तो फिर अब हम लोग x और y की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, अभी आप लोगों को समझ में आएगा। सबसे पहले समझो कैसे निकालोगे। देखो यहां आप लोगों का मैंने क्या माना था, 1/x, ध्यान से समझना। यहां जो मैंने माना था उसको मैंने क्या माना था, 1/x माइनस 1 बराबर a। तो a की वैल्यू तो हमने निकाल लिया, और v की वैल्यू को मैंने क्या माना था, 1/y माइनस 2 बराबर v। यहां से हमें x और y की वैल्यू बहुत आसानी से मिल जाएगी। देखो कैसे, ध्यान से समझना। यहां हमने माना था एक, देखो 1/x माइनस 1, एक को सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू 1/3 था, ठीक है, 1/3 कर लिया a के स्थान पर क्योंकि हमारी वैल्यू आ चुकी है। तो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1/x माइनस 1 बराबर 3, और x की वैल्यू 3 में प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि इधर आपका -1 है तो इधर आपका +1 हो जाएगा। x की वैल्यू 4 मिल जाएगी। x की वैल्यू हमें कितनी मिली, 4 मिल गई। देखो कितना आसान है, ठीक है। केवल आपको एक सिस्टम से लगाना है क्वेश्चन को, बहुत आसान लगेगा। 1/y माइनस 2 बराबर v की वैल्यू भी 1/3 ही है, और हमारा y माइनस 2 बराबर 3, और यहां से y की वैल्यू जो मिलेगी वो 3 + 2, और y की वैल्यू जो मिलेगी वो 5 मिलेगी। y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 4, यही हमारा दोनों आंसर हो जाएगा। देख सकते हो, समझ में आ गया ना। बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन में आता है स्टूडेंट, लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आप लोग कंप्लीट कर लो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, काफी छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ यदि 2x² माइनस 8x प्लस c बराबर 0 के मूल समान है तो c का क्या होगा, मतलब c का मान क्या होगा। c का मान आपको यहां से ज्ञात करना है। तो अब इसको आप लोग कैसे सॉल्व करना, हमारे मूल समान होने के लिए आप लोग हल समझ लो। आपको विविक्तर का सूत्र से इसका मान निकालना है। मूल समान है ना, तो मूल समान होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका सूत्र आप लोग समझ लो बच्चों, v² माइनस 4ac बराबर 0। ये हमारा मूल समान हो तब ये सूत्र लगता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब आप लोगों को यहां से सबसे पहले आप लोगों का एक समीकरण है, ठीक है, यहां से आप a v की वैल्यू रख दो। तो अब आप लोगों का a का मान कितना है, इसमें 2 है, v का मान कितना है -8 है, और c का मान कितना है बच्चों, c का मान हमारा देखो यहाँ c का मान हमारा c ही है, क्या है, c का मान हमारा 1 है, ठीक है, नहीं c का मान हमारा c है, क्योंकि ये आप लोगों का ये सीधा देखो यहाँ c केवल लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां से हमें c की वैल्यू भी मिल जाएगी। कैसे, देखो अब आप लोग सारी वैल्यू रख दो, v² के स्थान पर आप -8 का स्क्वायर कर लो, ठीक है, इतना समझ में आया, -8 का स्क्वायर, और -4 इंटू a की वैल्यू हमारा 2 है, और c की वैल्यू हमारा c है, एंड बराबर 0, ठीक है। ये आप इसका 64 हो जाएगा, और माइनस हमारा ये कितना हो जाएगा 8c बराबर 0, ठीक है। ये आपका इधर हो जाएगा 8c बराबर, ये आप लोगों को क्या है 64 है ना,
तो ये आपका इधर जाएगा -64 हो जाएगा, ये हमारा -8c है। और c बराबर हमारा ये 64 और यहाँ -8 और ये आपका कट के हो जाएगा c का बाल 8, ठीक है, 8 हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखो काफी आसान है, सी की वैल्यू हमें मिल गई। अब ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे लेकिन आप लोग नहीं लगा पाओगे पहले, इसलिए मैं आपको छोटे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन सभी की प्रैक्टिस करा देता हूं, ताकि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो आप लोग क्वेश्चन को छोड़कर मत आना, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है और आप लोगों के अति लघु सब कुछ है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें पूछ रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। मतलब दो संख्याएं हैं, अगर हम उनका वर्ग कर ले तो उनका जो अंतर है वो 180 है। और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की 8 गुनी है। जो छोटी संख्या अगर हम उसका वर्ग कर लें तो बड़ी संख्या की 8 गुनी है। दोनों संख्याओं का आपको दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम लोग एक काम करेंगे, पहले हम छोटी संख्या बड़ी संख्या करके मान लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को बहुत ज्यादा आसान लगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या को मान लेते हैं। माना हमारी छोटी संख्या, ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो। माना जो छोटी संख्या है, जो हमारी छोटी संख्या है और बड़ी संख्या, इन दोनों को हम लोग मान लेते हैं। तो छोटी संख्या को हम क्या मानते हैं, x मानते हैं, ठीक है। आप y भी मान सकते हो, x भी मान सकते हो, a भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और जो बड़ी संख्या है, और जो हमारी बड़ी संख्या है, इसको क्या मानते हैं, बड़ी संख्या को हम लोग y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अब आप लोगों को यहां एक और देखो, यहां ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार समझ लो कि आपसे क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार देखो इसमें क्या कह रहा है कि मतलब छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की 8 गुनी। छोटी संख्या का वर्ग कर लो, छोटी संख्या हमारा x है, x का वर्ग कर लो, बड़ी संख्या की 8 गुनी, 8 से मल्टीप्लाई कर लो बड़ी संख्या की। ये हो गया, कितना आसान है। ये आप समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे दो, ठीक है। और दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, ठीक है, जो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर वो 180 है। तो सबसे पहले हम लोग बड़ी संख्या का वर्ग करेंगे, ठीक है, फिर हम लोग छोटी संख्या का वर्ग करेंगे और इसका जो अंतर है माइनस में, ठीक है, वो 180 है। क्या है, 180 है। बस हमारा दूसरा समीकरण तैयार हो गया। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो ना तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान लगता है, ठीक है। अब हम लोग ये एक्स स्क्वायर का मान यहां रखेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से लिख दो। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग क्या करेंगे, तो यहां से हमें वाई स्क्वायर हो गया और इसका हम लोग मान रख देते हैं यहां। तो एक्स स्क्वायर का मान हम लोगों के, तो यहाँ 8y हो जाएगा बराबर 180। ये आप लोगों का एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इसी को सॉल्व कर लो, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सबसे पहले इधर ट्रांसफर कर लो अपने पक्ष में और बराबर 0 कर लो। ये 8y और बराबर 180 और बराबर 0 कर लो, ठीक है। ये अब आप लोग इसको सॉल्व कर लो। जोड़ने घटाने पर 8 और गुणा करने पर 180 आना चाहिए। तो अगर आप 18 जो है ना, मतलब 18 में से 10 माइनस करोगे तो 8 हो जाएगा और गुणा करोगे तो 180 हो जाएगा, ठीक है। हो गया ना फैक्टर। तो ऐसे आपको फैक्टर बनाना पड़ता है। तो वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 10y, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 10y माइनस 180 बराबर 0। यहाँ से आप y कॉमन लोगे तो यहाँ y माइनस 18 मिलेगा और यहाँ से अगर आप प्लस 10 कॉमन लोगे तो यहाँ से y माइनस 18 मिलेगा, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से आपको एक ब्रैकेट में y माइनस 18 मिलेगा और एक ब्रैकेट में y प्लस 10 मिलेगा। क्या मिलेगा, y प्लस 10 बराबर 0, ठीक है। अब अगर आप y माइनस 18 बराबर 0 करोगे तो y की वैल्यू हमें क्या मिला, 18। ये हमारा बिल्कुल सही है, 18 मिल गया। तो ये आप लोगों का धनात्मक है इसलिए आपका सही है। और संख्याएं हमारे ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए y प्लस 10 बराबर 0 रखोगे तो y की वैल्यू जो हमें मिलेगी वह माइनस 10 मिलेगा। तो ये जो है ना, ये अमान्य है, मतलब इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये अमान्य है। क्या है, अमान्य लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपका अमान्य है ये, क्योंकि ये हमारा ऋणात्मक नहीं होता संख्या है। तो हमारा 18 सही है, ठीक है। तो y की जो मान मिलेगा वो 18 मिलेगा, ठीक है। हमारी जो बड़ी संख्या है y जिसे माना था वो हमें 18 मिला। अब छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें x का मान ज्ञात करना है, y का मान तो हमें मिल गया, अब हमें x का मान ज्ञात करना है। तो अगर आपको x का मान ज्ञात करना है ना, तो हम लोग समीकरण 1 में y का मान रख देते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है बच्चों, समीकरण 1 यहां देख लो,
एक्स स्क्वायर बराबर 8y, एक्स स्क्वायर बराबर 8y, तो एक्स स्क्वायर बराबर 8y, तो एक्स स्क्वायर बराबर, अगर आप 8y है ना, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 8y और y की वैल्यू हमें कितना मिला है 18, ठीक है, तो 8 और गुणे आप लोग 18 कर लो, ठीक है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 144 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 144, ठीक है। तो यहां से एक्स स्क्वायर आप लोग स्क्वायर हटा लो, इधर अंडर रूट लगा दो, 144 का अंडर रूट होगा +-12, क्या होगा +-12, ठीक है। तो +-12, तो x का जो हमारा प्लस वाला है, ठीक है, +12, ये आप लोगों का सही हो जाएगा, मतलब छोटी संख्या जो हमारी होगी वो +12 होगा, ठीक है, माइनस वाला अस्तित्व नहीं है, तो ये हमारा +12 वाला सही हो जाएगा। तो x का मान हमारा 12 मिला है, y का मान हमें 18 मिला है, ठीक है। तो अगर आप देखो इन दोनों का जो अंतर है, मतलब आप लोगों का, मतलब यहां ध्यान से समझो, अगर आप यहां से एक काम करोगे, अगर सही जांच करना तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की 8 गुनी है। अगर आप छोटी संख्या जो, ठीक है, अगर आपको जांच करना है तो छोटी संख्या का वर्ग, अगर आप छोटी संख्या ये है x, छोटी संख्या इसका वर्ग करोगे, ठीक है, तो ये आप लोगों का जो बड़ी संख्या की 8 गुनी होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा आ गया x और y की वैल्यू, और बड़ी संख्या छोटी संख्या आपको पता चल गया, ठीक है। ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन लगाना है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज्यादा आसान है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट हमारा अगला जो 6 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, या फिर आप लोगों से एक क्वेश्चन आता है संरेखीय है कि नहीं, संरेखीय। बच्चों ये मैंने देखा है कि ये सारे टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं, बच्चे केवल हार्ड क्वेश्चन लगाते हैं, इन सारे टाइप के क्वेश्चन लगाते ही नहीं है। तो ये सारा लगाओ क्योंकि इससे आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आता इससे क्वेश्चन, ठीक है, ये ध्यान से समझना। तो ये हमारा संरेखीय वाला लगाओ, या फिर आप लोगों का जो क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो यहां हमारा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष के निर्देशांक हमारे 0,0, 2,0 और 0,3 है। इसका आपका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है ना, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और इसमें आप लोगों को a और a1 b1 ये सब तो पता ही होगा, हमारा a की वैल्यू x1 क्या वैल्यू क्या है, x2 की, y1 y2 की वैल्यू तो पता ही होगा। अभी मैं आपको बताता हूं, देखो आप लोगों का सूत्र है 1/2 x1, फिर ब्रैकेट में y2 माइनस y3, ठीक है, फिर प्लस x2 y3 माइनस y1, और प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हमारा सूत्र है बच्चों, ठीक है। वैल्यू रख दो, वैल्यू कैसे रखोगे, देखो 1/2 x1 की जो वैल्यू है वो x1 ये है, ठीक है, तो x1 का वैल्यू 0 है, y2 हमारा ये है, ठीक है, y2 की वैल्यू भी 0 है, y3 ये है, y3 की वैल्यू 3 है, और प्लस हमारा क्या है आगे x2 की वैल्यू ये है, x2 की वैल्यू 2 है, और y3 की वैल्यू 3 है, और माइनस y1 की वैल्यू हमारी ये है, तो y1 की वैल्यू 0 है, प्लस x3 की वैल्यू ये है 0, और y1 की वैल्यू 0 है, y2 की भी वैल्यू 0 है, मतलब ये पूरा 0, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ये हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, इसका आपका पूरा मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से गुणा होगा 0 हो जाएगा। ये हमारा प्लस 3 × 2 यानी कि 6 हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा प्लस 0 ही रहेगा, यानी कि हमारा बराबर हो जाएगा 1/2 × 6, यानी कि हमारा जो क्षेत्रफल आएगा वो 3 वर्ग इकाई आएगा, क्षेत्रफल वर्ग में लिखा जाता है, ठीक है। ये आ गया बच्चों 3 वर्ग इकाई आंसर, बस इतना सा आपको लगाना है। काफी आसान सा क्वेश्चन है लेकिन बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल तैयार करके ही जाना है। लिखा हुआ सिद्ध कीजिए कि 1/sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1/sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर हमारा 2sec थीटा के बराबर, हमें 2sec थीटा के बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। और यहाँ हमारा बायां पक्ष है, ठीक है, बायां पक्ष है। अब बायां पक्ष को हम लोग 2sec थीटा के बराबर सिद्ध करेंगे। तो यहाँ हमारा सबसे पहले 1/sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस
1 अपान सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ठीक है, इसको हमको बराबर सिद्ध करना है 2 सेक थीटा के। ठीक है, तो ध्यान से समझो बच्चों, वरना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आप लोगों का सेक थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो, सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान कॉस थीटा, क्योंकि सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, माइनस आप लोग कॉस टैन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन अपान कॉस थीटा लिख सकते हैं। इतना ये सब बातें ध्यान रखना, ये सब। ठीक है, और प्लस आप लोगों का 1 अपान सेक थीटा को 1 अपान कॉस थीटा, वही चीजें है ना, और प्लस इसको साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। इतना आपको समझ में आ गया होगा, काफी आसान से। ठीक है, अब आगे देखो बच्चों, इसका जो हमारा एलसीएम होगा ना, एलसीएम पहले आप तो 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा, और ये हमारा एलसीएम जो हो जाएगा वो कॉस थीटा होगा। क्या होगा, कॉस थीटा, और प्लस यहाँ आप लोगों का ये भी हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, और बटे में ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा। क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये कॉस थीटा जो है ना, ये आप लोगों का मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा, और ये बचेगा 1 माइनस साइन थीटा। क्या बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा, और ये प्लस आप लोगों का ये भी कॉस ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा, और ये बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। इतना बातें आपको समझ में आ गई, कोई भी दिक्कत कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग करा लो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा, और ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, और ये प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा, और ये जो हमारा हो जाएगा ये आप लोगों का हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों का ये प्लस और ये आप लोगों का दोनों कट जाएगा। अभी आपको नहीं काटना है, अभी आप लोग ना काटो, अभी आप लोग मल्टीप्लाई कर लो। देखो ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा, एक में मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा, और प्लस कॉस थीटा, और ये हमारा कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये हमारा कॉस थीटा है, अभी आपको काटना नहीं है, फिर ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा या फिर साइन थीटा, कुछ भी लिख सकते हो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि हमें बराबर दिखाना है। ठीक है, बटे में ये आप लोगों का है, ये आप लोगों का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये हमारा प्लस और ये माइनस में अब कटेगा। ठीक है, ध्यान से समझना, अब आपका कट गया। अब ये 1 और 1 हो जाएगा 2 कॉस थीटा के, 2 कॉस थीटा, और ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अब एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, और ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा, और 2 कॉस थीटा को अगर आप उल्टा करोगे तो हमारा 2 सेक थीटा लिख सकते हैं बच्चों। यही तो हमें प्रूव करना था, 2 सेक थीटा के बराबर। बस 2 सेक थीटा हमारा प्रूव हो गया। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने मैथ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सको। ठीक है, आज का ये वीडियो आई होप कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ये मैथ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो हम लोग मैथ के और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।